Seventh rule for successful investing: regularly review and rebalance your portfolio. That's the rule. So अब इसमें समझते हैं, मतलब अलग अलग फैक्टर्स को भी समझेंगे एंड अल्टीमेटली ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी समझेंगे. सो पहले स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं कि रिव्यू करना मतलब स्टॉक्स को रिव्यू करना मतलब एग्जैक्टली करना क्या होता है. सो आई थिंक ओवरऑल ओवर डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं हुआ है स्टॉक्स में. आई हैव सीन सो मेनी पोर्टफोलियोज जहां पे 50, 60, 70, 100 से ज्यादा भी कहीं कहीं स्टॉक्स देखे हैं मैंने. एंड जहां पे कुछ लगता है अच्छा है, दे कीप ऑन बाइंग बिकॉज नॉर्मली हम बायस्ड होते हैं टुवर्ड्स स्टॉक इन्वेस्टिंग, और जहां कोई एक न्यूज़ हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है उस पर किसी इन्फ्लुएंसर का वीडियो आना और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है हमें, एंड वी एंड अप बाइंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक ऑल्सो. तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे रिव्यू करना ओवरऑल पोर्टफोलियो को बहुत जरूरी है. इस ओवर डाइवर्सिफिकेशन को कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग इन वन पर्टिकुलर सेक्टर या और वन पर्टिकुलर थीम, बट आई स्ट्रांगली फील कि वहां पे अलग अलग सेक्टर्स के एक एक स्टॉक भी गए और 12 से 15 स्टॉक्स भी आपने अगर इंक्लूड कर दिया आपके पोर्टफोलियो में, दैट विल बी मोर देन इनफ. देन रेगुलर बेसिस पे उन 10, 15, 12, 15 स्टॉक्स जो भी आपके पास, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या आ रहे वो आपने अटेंड करने चाहिए. जब अर्निंग्स आती है, रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद कंपनी जो है वो अर्निंग कॉल भी करती है तो उसको भी अटेंड करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे. देन ओवरऑल वो पर्टिकुलर कंपनी किस सेक्टर की है, उस सेक्टर में कुछ टेलविंड्स है, हेडविंड्स है, उसके बारे में भी आपने एनालाइज करना चाहिए. नॉट नेसेसरी कि वहां पे एक्शन लेना है हमें, बट ओवरऑल जो थॉट प्रोसेस है उस कंपनी की फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, वो आप उसके साथ आपका थॉट प्रोसेस अलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. हम अगर सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा प्राइस की मूवमेंट पे ही फोकस कर रहे हैं और प्राइस की मूवमेंट को फॉलो करना ये अगर रिव्यू आपको लग रहा है तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम गलत तरीके से रिव्यू कर रहे हैं, ये भी हमने समझना चाहिए. देन स्टॉक्स के बारे में हो गया, तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी रिव्यूज रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए. अब रेगुलर बेसिस पे मतलब क्या, हर 5वें दिन हम एनएवी ट्रैक करना, इज इट सम काइंड ऑफ रिव्यू? नो. ईयरली वंस इन ईयर आपको पूरे म्यूचुअल फंड का एनालिसिस आपने करना चाहिए. उस साल में, उस कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर हो, उसमें उसने कैसे परफॉर्म किया, उसका उस पर्टिकुलर स्कीम का जो भी बेंचमार्क है क्या उसको आउट परफॉर्म किया है क्या, उस जो भी कैटेगरी का वो फंड है उस कैटेगरी के एवरेज को वो फंड बीट कर रहा है क्या, एंड ओवरऑल हमारा जो ओवरऑल एक थॉट प्रोसेस था कि कितने रिटर्न्स उसमें से आने चाहिए, क्या उसको हम अलाइंड है क्या, ये सारी चीजें देखना जरूरी है. ऑब्वियसली अगर ये इक्विटी फंड होगा तो कोई स्ट्रेट लाइन में तो परफॉर्मेंस नहीं होगा कि हर साल 12% रिटर्न देते जाएगा. सम ईयर्स विल बी वेरी गुड, सम ईयर्स कुड बी बैड ऑल्सो, बट ओवरऑल I think from the long term point of view, is that fund outperforming the benchmark and category average? ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. So अगर 4 से 6 क्वार्टर consistent under performance है to the benchmark also and to the category average also, ये भी हमने देखना चाहिए. तो फिर वो एक सिनारियो डेवलप हो सकता है. You need to change the fund. अब कभी कभी ब्रॉडर बेस्ड रैली होती है, जैसे कि लास्ट ईयर जो रैली हुई है जिसमें स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स को बहुत सारे एक्टिव फंड्स तो बीट भी नहीं कर पाए और अच्छे अच्छे एक्टिव फंड्स. तो ये ब्रॉडर बेस्ड रैलीज जो होती है ना, ये मतलब हमेशा कंटिन्यू नहीं हो सकती है. लास्ट ईयर एवरीथिंग वाज वर्किंग रियली वेल. लास्ट ईयर यानी कि आई वाज टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर 24, FY24 की मैं बात यहां पे कर रहा हूं. सो आई थिंक इन दैट पर्टिकुलर केस आई थिंक देयर विल बी सम एक्सेप्शंस, बट अगर आप कंसिस्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, लास्ट 10 साल में अगर 7 साल से ज्यादा अगर वो फंड आपका कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट कर रहा है, इट मींस दैट पर्टिकुलर फंड इज इन टॉप क्वार्टाइल. तो आई थिंक उस तरीके से आप उसको उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो. तो वंस इन ईयर ये रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ रिव्यू का तो हो गया, अब रीबैलेंस का क्या फंडा है इसके बारे में भी समझते हैं. सो एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग के बारे में बहुत बार हमने बात की है. तो जो उसमें एक कांस्टेंट वेट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें आप पहले डिसाइड करते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल कि मेरा इक्विटी का एलोकेशन कितना होना चाहिए, मेरा डेट का एलोकेशन कितना होना चाहिए, मेरा गोल्ड का एलोकेशन कितना होना चाहिए, मेरा रियल एस्टेट का एलोकेशन कितना होना चाहिए. और अब नॉर्मली रियल एस्टेट इसमें इंक्लूड नहीं करोगे तो बहुत बढ़िया है, और गोल्ड भी अगर फाइनेंशियल फॉर्म में, फाइनेंशियल एसेट के फॉर्म में अगर आप होल्ड कर रहे हो तो उसको एसेट एलोकेशन में आप शामिल कर सकते हो. तो एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग आपको सजेस्ट करता है कि साल में एक बार आपको एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग करनी है. एग्जांपल, आपने इक्विटी में डाला 50%, आपने डेट में डाला 50%, एक साल के बाद ये 50 का 60 हुआ और डेट का जो है 50 का 54 हुआ, ऐसा हम समझते हैं. तो 60 + 54 कितना हुआ?
14 का ये वैल्यू हुआ। तो अब आपका एसेट एलोकेशन बोलता है कि 50-50% का एलोकेशन होना चाहिए। तो नाउ दिस इज द टाइम टू रीबैलेंस योर एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी। सो अब उसमें क्या होता है कि आपने जो 114 को डिवाइड कर दिया 50-50%, मतलब 57 रुपीज आपकी इक्विटी में होने चाहिए और 57 आपके डेट में होने चाहिए। अब डेट में कितने थे अपने पास तो 54 थे और इक्विटी में कितने थे, 60 थे। सो उस केस में इक्विटी से आप 3 रुपए निकालोगे और डेट में डालोगे। सो दिस इज कॉन्स्टेंट वेट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज, और साल में एक बार आप कर सकते हो। अब बहुत बार लोगों को लगता है कि यार ये मार्केट बहुत वोलेटाइल है, उस केस में हम इसमें कुछ और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं क्या? तो उसमें एसेट एलोकेशन जो रीबैलेंसिंग की स्ट्रेटेजी है, एक साल में एक बार करना इज अ ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, आई स्ट्रांगली फील दैट। बट बहुत बार कैसे होता है, जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा था कि हमारा टारगेट रिटर्न अगर 12% था और स्टॉक्स ने या फंड्स ने 40, 50, 60% तक रिटर्न दिए, तो वहां पे कौन से एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होनी चाहिए? क्या उसको भी साल में एक बार ही करना चाहिए? तो बहुत बार मतलब ऐसे साल बहुत कम आते हैं, अगर आप साल में एक बार करोगे तो भी कुछ मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपका एक टारगेट रिटर्न होता है कि मेरा इक्विटी का टारगेट रिटर्न है, 12% के रिटर्न आए तो मुझे आई कैन रीबैलेंस थिंग। तो ये भी एक सही स्ट्रेटेजी हो सकती है। उस केस में आपका 50 रुपए है, 50 रुपए का अगर आपका बढ़ के 56 रुपए हो जाता है, 12 महीने के अंदर ही होता है, 4-5 महीने में हो जाता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी उस वक्त वर्कआउट कर सकते हो। तो इन अ वे वो थोड़े मतलब अननेसेसरी ट्रेड्स भी हो सकते हैं उसमें, बट कभी कभी ह्यूमन माइंड्स को सेटिस्फाई करना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बिहेवियर मैनेजमेंट यहां पे काम आ सकता है। नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैं बढ़ा सकता हूं क्या, तो क्वार्टरली बेसिस पे मत कीजिए, टारगेट रिटर्न बेसिस पे अगर आप ये एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करोगे तो आई थिंक दैट वुड बी, मतलब थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है। हो सकता है देयर विल बी सम ईयर्स जहां पे आपको लगेगा कि यार ये नहीं करता तो और अच्छा होता, जैसे कि लास्ट ईयर जिसमें अगर रीबैलेंसिंग नहीं की जाती तो रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर तक। सो आई थिंक ये सारी चीजें, वैसे भी आप एक प्रॉफिट में से एक पोर्शन निकाल रहे हो, सो ऑटोमेटिकली दोज हु फील दैट बाइंग एट लो लेवल सेलिंग एट हाई लेवल, दिस कैन हैपन। सो मैंने यहां पे सेलिंग के बारे में बताया कि इक्विटी ऊपर जाता है बट इक्विटी नीचे भी जा सकता है। इन दैट पर्टिकुलर केस आपका बाइंग भी लो लेवल पे हो सकता है, और अगर ऊपर जाएगा एसेट एलोकेशन ज्यादा हो जाएगा तो देन यू कैन सेल एंड यू एट हायर लेवल। सो buy at low level and sell at high level is a byproduct of following constant weight asset allocation rebalancing. So आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।